हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2021 में, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसकी क्लास नंबर 1 होगी। एक सेशन में 4 से 5 या फिर 6 क्वेश्चन डिस्कस हम करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है और ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी क्लास को देखते नहीं हैं। इस वजह से जो लंबे सेशंस हैं वो मैं लेकर नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं बड़ी सेशंस भी लेकर आ सकती हूँ, जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चंस एक दिन में डिस्कस कर पाएँ। लेकिन जब ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते नहीं है सेशन को, इसलिए 4 से 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज़ पर जो है डिस्कस करते हैं। हमारी चैनल पर इस समय 2 वीडियोस अपलोड की जाती हैं ऑल्टरनेट डेज़ पर। एक तो आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है यूपी टीजीटी मैथ्स के लिए, ठीक है। और ये सेशन जो है हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, जिसके बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है। चाहे DSSB TGT PGT मैथ्स हो, यूपी TGT PGT मैथ्स हो, या फिर जैसे अभी BPSC बिहार की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है अगर मैथ्स है आपका, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है अगर आपका मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट है। ये क्लास ऑल्टरनेट डे पर आती है। इसके अलावा एक क्लास चल रही है साइंस की, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन सीटेट, वो जो साइंस की क्लास है सीटेट और DSSB नेचुरल साइंस, या जहाँ पर भी साइंस आपसे पूछा जाता है उसके लिए है, यानी कि साइंस का सेशन है। और एक दिन साइंस का सेशन आता है, एक दिन मैथ्स का आता है। एक बार आप चैनल विजिट कर लेंगे तो आपको और डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। तो ये सेशन के बारे में था कि ये सेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, किस एग्ज़ाम के लिए, और किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। और ये वीडियो भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, क्योंकि TGT PGT की जो तैयारी करते हैं वो सीरियस ही एस्पिरेंट होते हैं। उनमें से भी जो मोस्ट सीरियस होते हैं वही इस सेशन को देख रहे होंगे, जिन्होंने क्लिक किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं आप पेन पेपर लेके ज़रूर बैठें। या तो आप साथ साथ ही सॉल्व करते चलें, या फिर एक बार पूरा सेशन देखने के बाद, सेशन ख़त्म होने के बाद हर क्वेश्चन को आप लगाएं। चाहे वो 4 क्वेश्चन हो, 5 हो या 10 हो, हर क्वेश्चन को आपने पेपर पेन लेकर लगाना है, और कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो वो भी आपने लगाना है, ठीक है। तो ये बात और हो गई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो है अपकमिंग है, यानी कि आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। यूपी की वैकेंसी को अगर मैं एक साइड रख दूं, तो अगर और कोई भी वैकेंसी है, BPSC का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होना है। इसके अलावा अगर मैं DSSB की बात करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 2 से ढाई महीने का ही समय मिलेगा। उतने में आप रिवीजन ही अच्छे से कर पाओगे। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप मेरे ही सेशन से पढ़ें, आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आप सब कहाँ पर हो, सब तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आओ और तैयारी शुरू करो। कहीं से भी आप पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी आप लगातार करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये 2013 में इसका फॉर्म आया था, 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, वो वाला पेपर आज हम डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और सदिश 2i + 2j + k के बीच के कोण की कोज्या का मान आपको बताना है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं पढ़ सकते हैं। वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर दिस इज़ व्हाट। यानी कि ये दो आपके पास देखिए, कोण की यानी जो कोसाइन आपको निकालना होता है, उसके लिए आपको 2 वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। एक वेक्टर आपको गिवन है 2i + 2j + k, लेकिन आपको दूसरा वेक्टर निकालना है जो ये एक्स अक्ष दिया है ना, इसकी हेल्प से आप जो इसका वेक्टर होगा वो निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर।
एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो आई वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। ये जो साइन यहाँ पर लगाया गया है आई के ऊपर, इसको कैप बोलते हैं, और ये ऐसे लगाते हैं, ये वेक्टर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने के टाइम मिस कर दूँ वेक्टर बोलना या कैप बोलना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है बोलने में, लेकिन आप समझ लेना ये कैप होता है और ये होता है वेक्टर। अब अगर आपसे बोला है कि एक्स अक्ष की दिशा में है इकाई सदिश, तो एक्स अक्ष की दिशा में केवल आपको आई मिलेगा, आई कैप मिलेगा, वहाँ पर जे कैप और के कैप हो जाएंगे ज़ीरो, तो क्या बचेगा, खाली आई कैप। अगर आपसे वाई अक्ष की दिशा में बोलता तो खाली आपको जे कैप मिलता, आई और के वहाँ पर ज़ीरो हो जाते, और जेड अक्ष की दिशा में बोलता अगर, तो वहाँ पर आपको के कैप मिलता। अब आपसे अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले वाई एक्सेस दे दे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो एक्स अक्ष की दिशा में यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से क्या सदिश ले लिया, आई, ठीक है, और एक हमें ये गिवन ऑलरेडी है। अब हम आराम से इसकी जो कोसाइन है वो निकाल सकते हैं। कोसाइन हमें निकालना है ना कॉस की फॉर्म में, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर ए डॉट बी यूज़ करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। ए बी कॉस थीटा भी आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर तो आप ए डॉट बी निकालिए और यहाँ पर जो ए वेक्टर है उसका मॉड निकालिए और बी वेक्टर का मॉड निकालिए और कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मॉड का मतलब होता है जिस चीज, मान लीजिए ए का आपको मॉड निकालना है, इसको हमने ए वेक्टर मान लिया है, ठीक है, इसको आपने क्या निकालना है, मॉड, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका हम अंडर रूट लेते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट क्या है, इसमें 1 है, तो 1 का रूट क्या आएगा, 1, तो वेक्टर ए का जो मॉड है वो 1 हो जाएगा। वैसे ही वेक्टर बी का मॉड कैसे निकाल लेंगे, इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को ऐड करते जाएंगे अंडर रूट में, 2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर 4 और के का कांस्टेंट है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 8 और एक 9 यानी कि √9, यानी कि √9 की वैल्यू होती है 3। तो इस तरह से निकलता है मॉड, आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए डॉट बी लिया है, ठीक है। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर सिर्फ आई है और यहाँ पर आई जे के तीनों है, तो जब आई है तो आई के आई से ही मल्टीप्लाई हो सकती है, जे तो है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, के भी नहीं है इधर तो ये भी 0, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा और यहाँ पर खाली आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, तो सामने क्या आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, और यहाँ पर इन्होंने ले लिया है इसका मॉड 1 और इसका मॉड क्या आ गया, मैंने आपको बताया ये √9, यानी कि अगली लाइन में आप लिखा हुआ देख सकते हैं क्या आ गया इसका मॉड, यहाँ पर 3, और ये कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो कॉस थीटा, क्योंकि कोसाइन पूछा है ना, कोजिया, वो कॉस थीटा ही होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, चाहे हम 4 क्वेश्चन करें या 5 करें, उनमें हम 5 कॉन्सेप्ट सीखेंगे हर क्वेश्चन में। पहली चीज़ कि अगर आपको एक्सेस में दिया हो तो वेक्टर कैसे निकालोगे, ये आपने सीख लिया। अच्छा, कोसाइन पूछा है तो कॉस थीटा निकाला, खाली एंगल पूछते तो थीटा की वैल्यू आप निकालते, और आपको यहाँ पर पता चला ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, पता चला, ये रिवाइज हुआ, बात बराबर है। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर होगी इतनी बात। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़े, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है यदि एक्स इक्वल्स टू अल्फा हो और एक्स इक्वल्स टू बीटा, ये इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक इक्वेशन है ये और एक है ये, इनको अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ए बी पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन उठा ली, पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, cos स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब हमने, क्योंकि इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू अल्फा भी सेटिस्फाई कर रही है और बीटा भी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमने इस इक्वेशन को देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो हमने क्या किया, और कॉस की फॉर्म में दी है और अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा इसके रूट्स मान लिए, यानी कि मूल, ठीक है। अब हमें पता है द्विघात समीकरण में मूलों का योग, यानी कि इन दोनों को एडिशन होता है, -b/a फॉर्मूला होता है, और -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है a, तो -a, और a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो -a/1 क्या हो जाएगा, -a। इतनी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि एडिशन क्या होता है यहाँ पर द्विघात समीकरण में, -b/a, ये होती है b की वैल्यू, ये होती है a की वैल्यू, कांस्टेंट है ना, cos x का कांस्टेंट b है, cos स्क्वायर x का कांस्टेंट a है, और ये वैल्यू होती है c की। अब मूलों का ले लेते हैं गुणनफल, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है,
c अपॉन ए, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, b, तो b अपॉन 1 यानी कि b। इतना क्लियर है। वैसे ही हम दूसरी इक्वेशन को लेकर करेंगे। अब देखो वैसे ही हम दूसरी इक्वेशन को लेकर करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमने ली और इसके हमने जो मूल है, रूट्स है, वो क्या माने, साइन अल्फा और साइन बीटा। मूलों का योगफल लिया, यहाँ से आ गया माइनस p, मूलों का गुणनफल लिया, वो आ गया हमारे पास q। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आई जहाँ पे हमने एडिशन निकाला है रूट्स का, उनको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने उनको क्या कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो उन इक्वेशंस को हमने स्क्वायर करके ऐड कर लिया। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल में था एल ए और एक की था पी, तो ए का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। आई होप आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। इक्वल में हमारे पास ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा उठा लीजिए और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। कॉस स्क्वायर बीटा उठा लीजिए और साइन स्क्वायर बीटा एक साथ रख दीजिए, ये भी 1 हो जाएगा। तो 2 1 हो गए, एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, तो 1 1 कितना हो गया, 2। इतना क्लियर है। अब यहाँ से इन दोनों से ले लेते हैं क्या कॉमन, 2, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन जो हमारी सेकंड और फोर्थ इक्वेशन है वहाँ से इनकी वैल्यू उठा के b और q हमने यहाँ पर पुट कर दी है सिंपली। फिर हमने क्या किया है, 2 को हम इधर ले गए, क्योंकि जैसे ऑप्शन में दिया होगा वैसे ही इस इक्वेशन को मूव कर देंगे और रिक्वायर्ड रिलेशन हमारे पास आ जाएगा ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और मैंने आपको क्यों बोला था कि पेन पेपर से ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे सॉल्व किया है ना, यहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ईजिली हो गया है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे श्योर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के जो स्थिति सदिश है, जिनको पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं, वो है ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, उसका पोजीशन यानी स्थिति सदिश क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब एम ए बी का मध्य बिंदु है। इसने बताया है कि मध्य बिंदु का हमें वेक्टर निकालना है और मध्य बिंदु मान लिया है हमने एम, और इसको इस फॉर्म में हमने यहाँ पर बना लिया है। ये ए पॉइंट है, ये बी है, और इनको आपस में मिलाने के लिए एक ओ पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया और इसका मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया है, एम ले लिया है। क्लियर है। अब मैं आगे अगर बढ़ती हूँ, पहले हम ले लेते हैं ओ ए एम। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए एम ले लेते हैं, ओ ए एम। इसमें से अगर हम ओ एम निकालें तो ओ एम क्या आएगा, नीचे वाले ट्राइंगल से ओ एम निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ ए प्लस ए एम आएगा। ठीक है, तो ओ ए प्लस ए एम यही लिखा है, और ए वेक्टर हमारे ए की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर है, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर हमने पुट कर दी प्लस ए एम। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। वैसे ही ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ओ बी एम। ठीक है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ओ बी एम, ये लेंगे और इसमें से भी हम क्या निकालेंगे, ओ एम को निकालेंगे। ओ एम क्या होगा, ओ बी प्लस बी एम। ओ बी कितना है, वेक्टर बी है, तो यहाँ पर बी पुट कर दिया प्लस बी एम। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया, तो दोनों तरफ क्योंकि ओ एम था तो ओ एम हो जाएंगे 2m, ए प्लस बी प्लस ए एम प्लस बी एम हो जाएगा। अब ए एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी एम के बराबर होगी, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर आप क्या करो, ए एम की जगह माइनस बी एम रख दो और प्लस बी एम ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ओ एम है उसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन 2, और यही इसका क्या होगा, एम का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि स्थिति सदिश होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ए एम इधर से है और ये बी एम इधर से है, इसलिए ए एम किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी एम के। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, -2 से 2 लिमिट है इसकी, और मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगर आपको यहाँ मॉड नहीं दिया होता तो सिर्फ इसकी एक वैल्यू थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लिमिट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको अभी आगे समझ आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको क्या दिया है, -2 से 2 मॉड 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स। इसको हम
3 पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे, 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहले -2 से -1 लिमिट लेंगे, फिर -1 से 1 और फिर 1 से 2, तो -2 से 2 हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? पहले -1 से 1, -2 से -1, -1 से 1 और फिर 1 से 2 हमने लिमिट ले ली। अब नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में लिमिट चल रही है -2 से -1, तो ये जो मॉड से बाहर आएगा -1 - x², क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है। तो ये ओपन करेंगे तो हो जाएगा x² - 1। फिर जब हम -1 से 1 जाएंगे, ठीक है, -1 से जब 1 जाएंगे तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा 1 - x²। फिर 1 से 2 जाएंगे तो फिर से इसमें चेंज आएगा और ये हो जाएगा x² - 1 dx। अब आपको सीधा सीधा करना है इसका इंटीग्रेशन बहुत नॉर्मल सा है, जनरल सा है, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। पहली वैल्यू है x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 -1 dx का क्या हो जाएगा -1, क्योंकि देखो इनको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा -1 dx, -1 बाहर, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये वैसे ही लिखा गया। और लिमिट -2 से -1। फिर आपने 1 का किया x² का किया x³/3, x² का किया x³/3, 1 का किया x, और लिमिट्स अब आपको यहाँ पर पुट करनी है। हाई लिमिट माइनस लो लिमिट करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा होती है, यानी कि पहले आप x की जगह रखोगे -1 पूरी इक्वेशन में, माइनस, ठीक है, x की जगह -1 रखोगे, माइनस, फिर x की जगह -2 रखोगे। वैसे यहाँ पर x की प्लेस पर पहले 1 रखोगे पूरी में, फिर माइनस x की पूरी में -1 रखोगे। वैसे यहाँ फिर इसको आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, तो आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा 4। ठीक है, सॉल्व ज़रूर कर लेना, तब तक सॉल्व नहीं करोगे एक एक स्टेप क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जीपी से, ठीक है, जीपी से आपके पास एक क्वेश्चन है, यदि PQRS जीपी में है तो ये जो गिवन है 3 टर्म्स ये कौन से में होंगी। देखो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का, सॉल्व करने का, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आपने कितना लंबा सॉल्व करके आंसर निकाला है, आपको ऑप्शन टिक करना होता है। तो भाई जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 6 क्वेश्चन है, एक बार आप मेरे समझाने पे समझ रहे हो, एक बार आप खुद सॉल्व करोगे, फिर 1-2 बार आप और सॉल्व करोगे, आपको इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। आप ये देख के बता दोगे कि अगर PQRS जीपी में है और आपसे ये पर्टिकुलर पूछे हैं 3 टर्म्स कौन से में होंगे, तो आप देखते ही टिक करोगे जीपी में ही होंगे। अगर PQRS जीपी में है और एग्जैक्टली आपसे ये टर्म्स पूछी हैं किस में होंगी, तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे जीपी में होंगी, सॉल्व नहीं करोगे। वो कब होगा, वो होगा बार बार प्रैक्टिस से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे के सारे 125 क्वेश्चन जो है ऐसे ही करोगे, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर पाओ तो बाकी के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन पर बढ़ते हैं। PQRS जीपी में है, हमें पता है इसमें R होता है सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है जैसे आपके पास सीरीज क्या है ये PQRS, तो R का मतलब है Q/P, Q/P, दूसरे का पहले से डिवाइड रेशो। R का मतलब है R/Q, R/Q, कैपिटल R ले लेते हैं। R का मतलब है S/R। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रेशो होता है, सार्वनुपात होता है R इसका, और R की वैल्यू क्या होती है, जैसे यहाँ पर क्या है Q/P, R/Q, S/R, ये सार्वंतर ऐसे निकलता है। जैसे आपने पहला निकाला R = Q/P आया, Q/P पहले वाले का। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, स्मॉल q की वैल्यू निकाल ली है, तो वो क्या आ जाएगी, PR आ जाएगी। तो स्मॉल q की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ गई, PR। तो वही तो यहाँ पर लिखा है, वही लिखा है। अब आप दूसरे की जब वैल्यू, दूसरा सार्वंतर आप निकालते हो, पहला आपने निकाल लिया Q/P से, दूसरा होगा R/Q, दूसरा होगा R/Q, और ये किसकी वैल्यू है, R की। अब आप यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसने Q की प्लेस पे ये PR रख दिया, तो यहाँ पर R की वैल्यू आ गई PR²। वैसे ही अगला निकाला, फिर यहाँ पर ये R की वैल्यू पुट करेगा और Q की, और PR³ आ जाएगा।
समझ के कैसे किया है, ये जीपी में है तो आर, ये इसमें फॉर्मूला होता है कि आर कैसे निकलता है, दूसरे को पहले को दूसरे से डिवाइड करके, फिर दूसरे को तीसरे से डिवाइड करके आर निकलता है। उसकी हेल्प से हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, क्यू, आर और एस की वैल्यू निकाल ली हमने, क्यू, आर और एस की वैल्यू। अब हम जो इसने हमसे वैल्यूज़ दी हुई हैं एक एक करके उनकी वैल्यू निकालेंगे। पहली वैल्यू है 1/p² प्लस q²। अब हमें p की तो वैल्यू नहीं पता, p की वैल्यू हमने क्यों की नहीं निकाली, लेकिन q की निकाली है तो q की वैल्यू पुट कर दी, p² कॉमन ले लिया। नेक्स्ट जो टर्म है वो ली, यहाँ पर q की भी वैल्यू पुट करी और r की भी, क्योंकि q की भी पता है और r की भी पता है, और वहाँ से p² r² कॉमन ले लिया। फिर हमने नेक्स्ट टर्म ली 1/r² प्लस s², r और s दोनों की वैल्यूज़ पता है, वहाँ से p² और r4 कॉमन ले लिया। ये क्यों किया है बताऊंगी क्यों किया है। पहले q, r और s की वैल्यू निकाली और फिर जो टर्म्स गिवन थी उनमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपको पता है कि अगर x, y, z जीपी में होते हैं तो एक कंडीशन होती है, बीच वाले का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये जीपी की कंडीशन है, ठीक है। बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब बीच वाला क्या है इन तीनों में, यही तो हमें सीरीज दी थी ना, ये कॉमा ये, तो बीच वाला है इनमें ये। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है तो ये जीपी होगी, क्योंकि जीपी की कंडीशन है, इसलिए हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं। तो हम बीच वाले का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे क्या वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। चलिए देख लेते हैं। बीच वाले का स्क्वायर हमने कर दिया, बहुत इजी है ये, सिंप्लीफिकेशन भी इसका इजी है, ये नहीं कि कैलकुलेशन टफ है, जब आप करेंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है। बीच वाले का हमने स्क्वायर ले लिया, जो भी टर्म थी उसका स्क्वायर कर दिया। अब हमने इसमें से इसको बाइफर्केट कर लिया दो पार्ट्स में, क्योंकि दो वैल्यूज़ चाहिए। एक में हमने p² ले लिया यहाँ से और एक 1+r² ले लिया, बचा क्या, p² r4 और एक 1+r²। भाई ये पहली टर्म की वैल्यू है और ये थर्ड टर्म की वैल्यू है। क्या ये सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल ही सेटिस्फाई कर गया, तो ये किस में हो गया, जीपी में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन एक दो बार और लगाओगे तो यू नीड नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और बात रही है कि तुक्का मारना है, डायरेक्ट ऑप्शन लगाना, वो आप तभी तो लगा रहे हो जब आपने इस क्वेश्चन की कई बार प्रैक्टिस कर ली है, यानी कि आपको इसकी नॉलेज है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को बोलती हूँ कि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने जब कई बार उनको सॉल्व कर लिया है तो यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, नहीं अच्छा लगा है तो मत कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगा है तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, मैथ्स के या फिर साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिले, इधर उधर से आपको वीडियो को ढूंढना ना पड़े। और जाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, सिर्फ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। लिंक को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ और हम आपके लिए और थोड़ी वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ा पाएँ, जिससे हम ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में डिस्कस करें। बाकी अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़िए, कहीं से जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, पर पढ़ाई ज़रूर जारी रखिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बाकी कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।